हेलो बच्चों, श्री रामचरण यादव इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक नंबर 4 कवर करेंगे। तो लेसन नंबर 4 के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले प्रमुख जो चीज़ें हैं वो उसको समझिएगा आप। तो इस लेसन का नाम क्या है भाई? लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले हम लोग अरस्तु की भ्रामकता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूटन के नियम को पढ़ेंगे। तो न्यूटन के नियम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बड़ा ही फेमस नियम है न्यूटन के प्रायः 3 नियम फेमस हैं। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, जहाँ से इसकी नींव रखी गई, सबसे पहले उसको कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर टॉपिक की बात करें तो एक बार समझ लीजिए, लेसन नंबर 4 है आपका। लेसन नंबर 4 में आप क्या पढ़ने वाले हैं? गति के नियम। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है आपका अरस्तु की भ्रामकता। देखिए, अरस्तु ने जो एक्सपेरिमेंट किया उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके पीछे हवा का फोर्स लगता है। जैसे इन्होंने कहा, यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि कोई धनुष से चलाया गया जो बाण है, कोई धनुष से चलाया गया बाण जो है वो गति क्यों करता है? क्योंकि उसके पीछे से हवा एक फोर्स लगाता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भाई हमारे ऊपर भी हवा का बल होना चाहिए। हवा हमारे ऊपर भी बल लगाता है तो हम भी गति की अवस्था में हो जाए। कोई भी चीज़ है अगर वो स्थिर है तो अगर हवा उस पर प्रतिकर्षण बल लगा देता है, उसको हवा बल लगाता है पीछे से, तो वो गति की अवस्था में हो जाएगी। तो यहाँ पर अरस्तु की चीज़ों को वहाँ पर बाद में अवॉइड कर दिया गया, छोड़ दिया गया, इनके नियम को गलत ठहरा दिया गया। यानी इनका मानना ये था कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, ठीक है, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके पीछे हवा एक बल लगाता है, हवा बल लगाता है, जिसके कारण वस्तु हमेशा गति की अवस्था में रहती है, वो गति ही करती रहती है। बट ऐसा है नहीं। यहाँ पर इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। भाई, गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था वो काबिले तारीफ था। गैलीलियो ने क्या किया? यहाँ पर देखिए, ये शेप जो दिख रहा है, जो आकृति आपको दिख रही है, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट क्या किया? यहाँ पर इन्होंने एक गेंद रखी। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, गैलीलियो ने एक गेंद रखी और इन्होंने क्या किया? गेंद को इस आनति तल, ये वाला जो तल है, आपको जो तल दिखाई दे रहा है, ये कैसा तल है? आनति तल है। इन्होंने आनति तल पर ऐसे यहाँ पर एक गेंद को छोड़ा। जब गेंद को किसी ढालू तल पर, आनति तल पर आप छोड़ते हैं तो वो गेंद क्या करती है भाई? गति करती है। क्या करेगी? गति करेगी, मोशन में हो जाएगी, गति करेगी। और आप देखते हैं कि वो वस्तु गति करते 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 कुछ दूर जाने के बाद क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, अर्थात रुक जाती है, विराम की अवस्था में आ जाती है। समझ में आया? फिर से एक बार समझिए। यानी गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? इन्होंने आनति तल लिया और आनति तल पर एक गेंद रखी और इन्होंने गेंद को छोड़ा तो देखा कि गेंद क्या करने लगती है? गति करने लगती है। भाई, गति की अवस्था में हो जाती है। लेकिन इन्होंने देखा कि कुछ समय बाद गेंद क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, अर्थात रुक जाती है। तब इनको कुछ नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि भाई, अगर अरस्तु ने कहा कि अगर कोई भी चीज़ है गति कर रही है तो उसके पीछे फोर्स होता है, जो कि हवा का बल लगता है, हवा फोर्स लगाता है। लेकिन इन्होंने क्या देखा? इन्होंने अपने प्रयोग में ये देखा कि अगर वस्तु चल रही है, चलते 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 धीरे धीरे अपने आप रुक जाती है। तो जैसे अगर हम एक साइकिल के एक्सपेरिमेंट की बात करें, थोड़ा से बोर्ड का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इसके साइकिल के, हाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई साइकिल है। साइकिल से अगर आप चल रहे हैं, साइकिल आप चला रहे हैं, तो साइकिल जब चलती है तो उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, बल के कारण वो चल रही है। भाई, कोई भी अगर गति की अवस्था में वस्तु है, गति कर रही है, तो उस पर क्या लगना आवश्यक है? फोर्स। अगर वो फोर्स लग रहा है
तो ये साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और अगर हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, यानी पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो वो साइकिल क्या हो जाती है, कुछ निश्चित समय यानी कुछ समय बाद रुक जाती है। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि ये साइकिल रुक क्यों रही है, या गतिमान वस्तु जो गति कर रहा है पिंड, वो रुकता क्यों है। अगर गति की अवस्था में तो गति की ही अवस्था में इसको रहना चाहिए, ये रुक क्यों जाता है, ऐसा कारण क्या है। इन्होंने देखा, यहाँ पर इन्होंने क्या देखा, ध्यान समझिए। यहाँ पर इन्होंने ये देखा, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, इन्होंने ये देखा कि अगर वस्तु गति कर रही है तो धीरे धीरे जा करके वो कहीं पर रुक जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे अगर कोई चीज़ है तो एक फोर्स काम करता है, एक बल काम करता है, जिसका नाम है घर्षण बल। अगर कोई वस्तु गति करते करते वहाँ पर अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो वो गति करते करते धीरे धीरे रुक जाती है। तो इन्होंने यहाँ से बताया कि भाई इसके बीच में एक घर्षण बल लगता है, अर्थात साइकिल आप चला रहे हैं तो साइकिल के टायर और सड़क के बीच में एक बल काम करता है, जिस बल का नाम है घर्षण बल। और घर्षण बल हमारे गति की अवस्था का क्या करता है बच्चों, विरोध करता है। जो एक घर्षण फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारे गति की अवस्था का क्या करता है, विरोध करता है। चलिए, तो इन्होंने यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट में क्या दिया कि कोई भी अगर वस्तु रुक जाती है, इसका मतलब ये है उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण यह है कि उसमें क्या लगता है, घर्षण बल। तो घर्षण बल किस डायरेक्शन में काम करेगा, जिस दिशा में गति कर रही होगी वस्तु, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा बल काम करता है, घर्षण बल। चलिए, तो यहाँ से हम इनके रूल्स को भी देखेंगे कि इनका रूल क्या है। भाई अरस्तु ने क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अरस्तु ने कहा कि किसी पिंड को गतिशील अवस्था में रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, यानी किसी वस्तु को आप गति की अवस्था में रखते हैं तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना आवश्यक हो जाता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, तो वो फिर विराम की अवस्था में आ जाएगी। चलिए, यहाँ पर देखिए, जैसे अब यहाँ से क्या आता है, सबसे पहले अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फुटबॉल है, हमारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल को अगर आप पैरों से किक मारते हैं, धक्का देते हैं, तो आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बाह्य बल लगाया, लेकिन वो धीरे धीरे गति करते 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 आगे जा कर के रुक जाता है। तो उसका मुख्य रीज़न क्या है, मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर इसके गति के विपरीत दिशा में यहाँ पर एक बल काम करता है, जिस बल का नाम है घर्षण बल। यानी घर्षण बल जो ऐसा बल है जो कि क्या लगाता है, अवरोध उत्पन्न करता है। चलिए, तो यहाँ पर अरस्तु की परिभाषा बाद में गलत मानी गई कि अरस्तु ने जो नियम दिया था वो भ्रमित करने वाला नियम था कि भाई कोई भी चीज़ है अगर उस पर वो गति कर रही है तो हवा पीछे से बल लगा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। अगर हर एक चीज़ पर हवा ही बल लगा रहा होगा तो हर एक चीज़ स्टेबल यानी जो स्थिर वस्तुएं हैं वो भी गति करना प्रारंभ कर देंगी। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं, एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो हवा है, हवा क्या करता है, यहाँ पर अवरोध उत्पन्न करता है। आप कह सकते हैं कि जो हवा होता है अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कि हम साइकिल चला रहे हैं, अगर साइकिल चला रहे हैं तो जिस दिशा में हम साइकिल चला रहे हैं उसी दिशा में हवा चल रहा है। अगर उसी दिशा में वायु चल रही है तो हमें साइकिल चलाने में आसान हो जाता है साइकिल चलाना। लेकिन जब हम विपरीत दिशा में गति करते हैं, जैसे हवा जिस दिशा में चल रहा हो उसके विपरीत दिशा में, ठीक है ना, हवा जिस दिशा में चल रहा हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम साइकिल को चलाते हैं तो जैसे दोनों क्या डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, इधर से हवा आ रही, इधर से हम साइकिल से जा रहे हैं, तब बताइए साइकिल को चलाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। उस समय हवा क्या उत्पन्न करता है बच्चों, अवरोध उत्पन्न करता है। समझ में आया। चलिए, तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनर्शिया। यहाँ पर क्या होता है, जड़त्व। जड़त्व के बारे में पहले हम लोग सीखेंगे कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसे कहते हैं, ठीक है ना।
भाई जड़त्व क्या होता है, जड़त्व की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में पहले समझिए। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु में ये भी क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, अर्थात किसी वस्तु की अवस्था का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था भी कह सकते हैं, अगर विरामावस्था में है तो गति की अवस्था में आने का विरोध करेगा, या फिर गति की अवस्था में तो विरामावस्था में आने का विरोध करता है। या फिर यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक बैलून है, गुब्बारा है, या मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई फुटबॉल है। अगर फुटबॉल पर आप फोर्स लगाते हैं, जब बल लगाते हैं तो वो क्या करता है, अवस्था यानी अपने शेप परिवर्तन का, आकृति परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। कि भाई वो रहना चाहता है कि जिस आकृति, जैसी उसकी आकृति है वैसी ही रहनी चाहिए। जैसे ये मेरे पास पेन है, अगर इस पेन पर आप बल लगा रहे हैं, आप इस पर बाह्य बल लगा रहे हैं तो ये पेन सीधा है, आप इसे मोड़ सकते हैं। आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा, मुड़ने के लिए, ये अपनी अवस्था बदलने के लिए, अपना आकार बदलने के लिए एक अवरोध उत्पन्न करता है कि भाई हम जिस शेप में हैं हम उसी शेप में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, और एक चीज़ और है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के लिखते रहें। जैसा कि क्लास 11th की फिज़िक्स है, तो 11th के सभी स्टूडेंट को हम चाहेंगे कि इस चैप्टर को आप लोग क्या करते रहें, नोट भी करते रहें। नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए, तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। या तो वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, या तो फिर शेप यानी आकृति परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई भी वस्तु है, जैसा उसका आकार है, अगर उस पर आप फोर्स लगाते हैं तो आकार परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पर और चीज़ें समझिए क्या होती हैं। अगर हम बात करें जड़त्व कुल मिलाकर के कितने टाइप्स का होता है, तो विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। बच्चों, जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। और इसमें समझ लीजिए थोड़ा से, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किस पे डिपेंड करता है, तो जड़त्व की माप कैसे करी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जड़त्व जो होता है, जड़त्व किसी वस्तु की बात करें, किसी वस्तु का वह माप है जो द्रव्यमान से की जाती है। अर्थात जिस वस्तु का जितने ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, आप साइकिल को धक्का दीजिए और किसी 4 पहिया वाहन को धक्का दीजिए, तो कौन ज़्यादा विरोध करेगा? आप समझ सकते हैं कि साइकिल को चलाना आसान होगा, साइकिल को धक्का देना आसान होगा, जबकि किसी 4 व्हीलर यानी 4 पहिया वाहन को आपको धक्का देने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइकिल के द्रव्यमान से 4 व्हीलर का द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, ट्रक का जड़त्व तो क्या होता है, अधिक होता है, जबकि कार का जड़त्व तो क्या होता है बच्चों, कम होता है। ट्रक को धक्का देने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि कार को धक्का देने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे छोटी वस्तु होगी उसका द्रव्यमान कम होगा, भारी वस्तु होगी उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो जब छोटी वस्तु पर आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा गति की अवस्था में लाने के लिए। लेकिन भारी वस्तुओं को अगर आप देख रहे हैं, भारी वस्तुओं पर अगर आप बल लगाते हैं तो उन पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा है हमने, किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से की जाती है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से की जाती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। अभी तो हमने बताया कि जितनी वस्तु भारी होगी उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। चलिए, अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि अगर आपके पास कार और बस है, ट्रक है, ट्रक को धक्का देने में कम फोर्स लगेगा या कार को धक्का देने में कम फोर्स लगेगा, तो बताइए। यहाँ पर कार को आप जब धक्का देते हैं तो इस पर फोर्स कम लगेगा, और यहाँ पर ट्रक को धक्का देंगे तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगता है। चलिए,
यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब विराम का जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, विराम का जड़त्व क्या होता है। यहाँ से अगर जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, देखिए कोई भी अगर देखा जाए तो यहाँ ब्रह्मांड में अगर वस्तुओं की बात करें तो दो ही अवस्था में पाई जाती हैं, या तो वो रेस्ट में होंगी या तो मोशन में होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। अगर कोई वस्तु स्टेबल है, कोई वस्तु स्थिर है, जैसे मैं यहाँ पर इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे ये स्टेबल है, स्थिर है, अगर ये स्थिर है, बॉक्स मेरे पास है, ये स्थिर है तो भाई ये स्थिर ही रहेगा। लेकिन जब हम इस पर फोर्स लगा देंगे, जब इस तरीके से हम इस पर बल लगा देंगे तो ये क्या करेगा, अपनी अवस्था को बदल लेगा, अर्थात विरामा अवस्था से किस अवस्था में आ जाएगा, गति की अवस्था में आ जाता है। ठीक है ना। वस्तु का वह गुण विराम का जड़त्व कहलाता है, अर्थात जब वस्तु विरामा अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाएगी, गति की अवस्था में आ जाएगी। यानी रूल क्या है कि जब कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। अगर भाई बाह्य बल लगा देते हैं तो उसकी अवस्था क्या हो सकती है, बदल जाती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि बस के एकाएक चल देने पर, बात को समझिए, यहाँ पर शायद मेरे पास, हाँ देखिए, विराम के जड़त्व के एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए ये बस में आप सफ़र कर रहे हैं, इस बस में आप बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, अगर ये बस अभी विराम की अवस्था में है, बस चल नहीं रही है, अगर बस चल नहीं रही है तो भाई रेस्ट में है। अगर अचानक बस का जो चालक है वो बस को चला देता है तो आप, अगर बस चालक बस को अचानक चला देता है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की तरफ आप झुक जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि आपका जो ऊपर वाला सिरा होता है, ऊपर वाला हिस्सा गति की अवस्था में आ जाता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो किसकी अवस्था में आ जाता है, विरामावस्था में आ जाता है। समझ में? तब विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। भाई अचानक जो बस है वो चल देती है तो आप किसकी ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये विराम के जड़त्व का क्या है, उदाहरण है। तो विराम के जड़त्व की बात करते हैं तो अगर एकाएक अचानक बस ड्राइवर अगर बस को चला देता है तो आप किसकी तरफ झुक जाते हैं, पीछे की तरफ। इसमें अगर कहें तो हमारे ऊपर का हिस्सा, शरीर का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा किसकी अवस्था में आ जाता है बच्चों, गति की अवस्था में आ जाता है, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है कौन सी अवस्था में होता है, विरामावस्था में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से समझिए, हमने यहाँ पर आपको क्या बताया है, ध्यान से सुनिए। कहाँ चला गया, हाँ देखिए, ठीक, देखिए यहाँ पर बस के एकाएक चल देने पर, हाँ देखिए ध्यान से समझिए इसको, यहाँ पर क्या है, बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता। अभी मैंने बस 10 मिनट, हाँ देखिए, बस के एकाएक चल देने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीछे, यहाँ पर कमर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो कौन सी अवस्था में आ जाता है, विरामावस्था में, और कमर के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है कौन सी अवस्था में आ जाता है, गति की अवस्था में आ जाता है। मुख्य कारण यहाँ पर हमने आपको बता दिया और ये लिखकर भी मैंने रखा हुआ है। आप देखिए, नोट करते समय आप वीडियो को रोक सकते हैं, रोक करके आराम से उसको लिख लीजिए। एक एक पॉइंट को आपको नोट करते रहना है, नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हम लोग, हाँ यहाँ से थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लीजिए। जैसे
यहाँ पर गति का जड़त्व क्या होता है? भाई विराम का जड़त्व तो हमको समझ में आ गया, गति का जड़त्व क्या होता है? गति का जड़त्व का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहना चाहेगी। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहना चाहेगी, वह तब तक रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी देर के लिए अगर हम समझते हैं, देखिए जैसे अगर बात करिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है वो गति की अवस्था में है तो वो गति की ही अवस्था में रहना चाहती है। वो सदैव गति की अवस्था में रहेगी या नहीं रहेगी, इसको आप समझिए। अगर वो गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहना चाहेगी, किंतु ऐसा होता नहीं है। वो चाहती तो है कि हम गति की अवस्था में ही रहें, बट अगर आपने किसी वस्तु को गति की अवस्था में करके छोड़ दिया, गति की अवस्था में करके छोड़ दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा गति की ही अवस्था में रहेगी। क्यों? क्योंकि गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके पीछे का कारण ये है कि उसके अपोजिट साइड में गति की विपरीत दिशा में एक बल काम करता है जिसका नाम है घर्षण, जो कि हमेशा गति की अवस्था का क्या करता है? विरोध करता है। और गैलीलियो ने ये कहा कि अगर ये घर्षण बल ना होता, अगर घर्षण बल ना होता तो वस्तु जो थी वो हमेशा कौन सी अवस्था में रहती? गति की ही अवस्था में रहती, अर्थात वो चलती ही रहती। समझ में आया? चलिए तो यहाँ से समझिएगा। हाँ, तो गति का जड़त्व तो समझ में आ गया कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दिशा का जड़त्व क्या होता है? भाई दिशा का जड़त्व क्या होता है? ध्यान से समझिए। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व का मतलब क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व ये होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु स्वयं की गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात जब कोई वस्तु किसी भी दिशा में गति कर रही होती है, जैसे मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल से या साइकिल से किसी सड़क पर जा रहे हैं, आपको राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है तो आपको डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। डायरेक्शन बदलने के लिए आप क्या लगाएंगे? उसके हैंडल पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? उसके हैंडल पे जब फोर्स लगाते हैं मेरे भाई, जब उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है? यानी वहाँ पर फोर्स लगाने के लिए वहाँ पर हमको फोर्स क्यों लगाना पड़ गया? क्योंकि दिशा के जड़त्व के कारण, यानी दिशा का जो जड़त्व है वो उसकी अवस्था का, यानी उस डायरेक्शन में बदलने के लिए उसका विरोध करने लगता है। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ से हमने क्या लिखा है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु स्वयं की गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जब कोई बस दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर, तो दिशा के जड़त्व के कारण बाईं ओर उसमें यात्री बाईं ओर उसमें झुक जाता है। जैसे जब वो बैठा बस में, यहाँ पर देखिए अभी हमने दिखाया आपको, ये वाला इसमें समझिए। जैसे मान लीजिए इस बस को, ये बस गति कर रही है, इस बस को अगर राइट मुड़ना होगा, जब ये बस राइट मुड़ती है तो इसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति होगा वो किसकी दिशा में? उसकी यानी पीछे की दिशा में, इस तरफ, यानी उसके विपरीत दिशा में, जिस दिशा में बस मुड़ रही होगी उसके विपरीत दिशा में जो यात्री बैठा हुआ है वो झुक जाता है। तो बैठा हुआ यात्री उसके विपरीत दिशा में झुक गया, वो किसके कारण हो गया? दिशा के जड़त्व के कारण। समझ में आया? हाँ, तो देखिए यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि दिशा का जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु स्वयं की गति का क्या करती है? गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिखा ही दिया है, ठीक है ना? यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया है तो इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए
हाँ, अब हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति का नियम, लॉ ऑफ न्यूटन। यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत होती है भाई, यहाँ से लॉ ऑफ न्यूटन। अगर न्यूटन के नियम की बात करेंगे, हाँ, न्यूटन के गति का नियम, ठीक है, न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के गति का नियम कब आया? 1686। बताइए कब आया? 1686 ईस्वी में। न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में कितने नियम दिए? गति से संबंधित कितने नियम दिए भाई? 3 नियम दिए, ठीक है ना। गति से संबंधित कितने नियम? 3 नियम दिए, और जिसे न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने गति से संबंधित कितने नियम दिए? 3 नियम दिए, और इन नियमों को ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन के गति का नियम। समझ में आया? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, ये लेसन नंबर 4 है। सबसे पहले अरस्तु की भ्रामकता के बारे में समझते हैं। अरस्तु की भ्रामकता क्या थी? लगभग 384 से बिफोर क्राइस्ट, मतलब बीसी, ईसा पूर्व 332 के बीच में इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि अगर धनुष से कोई तीर छोड़ा जाता है तो तीर इसलिए गति कर रहा है, तीर इसलिए गति कर रहा है कि तीर के पीछे हवा एक क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, जो कि बाद में गलत पाया गया। इसलिए यहाँ पर इनको क्या किया गया? हटा दिया गया। अब देखिए अरस्तु के गति का नियम। अरस्तु ने ये कहा कि अगर किसी गतिशील पिंड, यानी पिंड को गतिशील अवस्था में रखना है तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा? बाह्य बल। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई अगर आनति तल पर किसी गेंद को आप छोड़ते हैं तो वो गेंद कुछ समय बाद जा कर के रुक जाती है। मुख्य कारण क्या है? घर्षण बल, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह माप है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। चलिए, जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो 3 टाइप का होता है जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया जड़त्व की माप, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितने ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात वो अवस्था परिवर्तन या अपने शेप यानी आकार परिवर्तन का अधिक विरोध करेगी। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, विराम का जड़त्व तो मैंने बता ही दिया। फिर यहाँ पर इससे संबंधित एग्जाम्पल बता दिए। फिर दिशा का जड़ तो बता दिया गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से चैनल पर लगातार बने रहें, आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। जैसे जैसे धीरे धीरे YouTube चैनल का प्रसार होता रहेगा, कुछ न कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलती रहेंगी। तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ से ओवर करते हैं, तो मिलेंगे कल की क्लास में।